डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो हमने टाइप 1 और टाइप 2 बता दिया। आज पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ टाइप 3। तो देखते हैं बोर्ड पर। यहाँ पर हमने लिखा टाइप 3। टाइप 3 में कैसा क्वेश्चन होगा, इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए एक चार्ज है यहाँ और दूसरा चार्ज है यहाँ। ये एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। इस पर भी चार्ज क्यू है और इस पर भी चार्ज क्यू, और इन दोनों के बीच सेपरेशन है आर। इन दोनों के बीच सेपरेशन है आर। और कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है एफ। क्या है? एफ। अब ये बॉडी ए है ना, अपना 25% चार्ज किसको ट्रांसफर कर रहा? बी को। अगर ए बी को अपना चार्ज ट्रांसफर करे थ्रू अ कंडक्टर करे, चाहे है ना इन दोनों को कांटेक्ट में लावे तो करे। तो ए अगर बी को अपना चार्ज 25% का कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो नया जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच वो क्या होगा, तो वही कैलकुलेट करना है। तो अब अगर ये 25% चार्ज बी को देगा तो इसके पास कितना चार्ज बचेगा, तो देखते हैं। तो उस टाइम ए के पास बचेगा चार्ज Q माइनस Q/4, ठीक है। और ये जो B है ना, इसके पास चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q/4। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4Q और इसका वैल्यू हो जाएगा 5/4Q, ठीक है। ये दोनों कांटेक्ट में आए, चाहे किसी कंडक्टर के थ्रू ये अपना चार्ज ट्रांसफर करे, उससे हमारा कोई लेना देना। कंडीशन है कि ए जो है 25% चार्ज क्या करता है, बी को ट्रांसफर करता है। तो ये हो जाएगा 3/4Q, ये हो जाएगा 5/4Q। यहाँ पे अगर आप फोर्स निकालिएगा पहले केस में, तो एफ का फॉर्मूला होगा KQ²/R², ठीक, इक्वेशन 1। और यहाँ पे अगर हम फोर्स निकालें तो ये हो जाएगा K 3/4Q और 5/4Q, और दोनों के बीच डिस्टेंस सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको रख दिया। यहाँ पे एफ डैश का वैल्यू हो जाएगा K है ना, KQ²/R², और यह हो जाएगा 15/16। तो ये है ना इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू पुट कर दी, एफ डैश इक्वल टू एफ इंटू 15/16। तो ये जो न्यू फोर्स होगा वो 15/16 टाइम ऑफ ओरिजिनल फोर्स हो जाएगा। इस फोर्स का वैल्यू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज पूछे, परसेंटेज अगर हमें ना इस फोर्स का परसेंटेज निकालना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज फोर्स निकालने के लिए तो हमको लिखना पड़ेगा फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स अपॉन इनिशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फाइनल है ये 15/16F, ठीक है। इनिशियल था F, ठीक है, और फिर इनिशियल होगा F मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से, इसका वैल्यू हो जाएगा 6.25। तो हम लोग परसेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, पर इसमें सिर्फ पूछा जाता है कि न्यू फोर्स क्या होगा। तो न्यू फोर्स है ना प्रीवियस फोर्स के 15/16 टाइम हो जाएगा। तो ये था टाइप 3। अब चलते हम लोग टाइप 4 में। टाइप 4 में जो क्वेश्चंस होंगे वो मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है Q और दूसरा ये Q। तो मान लीजिए ये है ना बॉडी है जिस पर चार्ज है Q, और ये बॉडी B है, इस पर भी चार्ज है Q। ये A है और ये B है, ठीक है। दोनों पे ना QQ चार्ज, या हो सकता है दोनों में डिफरेंट चार्ज भी हो। मान लीजिए आप है ना अभी सेम चार्ज का केस पड़े, तो एक पे कर देते हैं 3Q, दूसरे पे कर देते हैं 6Q, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक को कम मैग्नीट्यूड, एक को ज़्यादा मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन ना आपसे ये बोलेगा
कि ये दोनों ना एक मेटेलिक स्फीयर है। ये जो बॉडी ए है ना, ये एक मेटेलिक स्फीयर है और बी भी मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। दोनों के बीच है ना अभी मान लीजिए सेपरेशन और है ना। अब थोड़ी देर बाद जब इन दोनों को आप कांटेक्ट में रख दीजिएगा तो ये इक्वल साइज का मेटेलिक स्फीयर है। तो हमको पता है जब दोनों को कांटेक्ट में रखिएगा तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली डिवीजन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चार्ज को जोड़ करके आधा करना होगा। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएगा ऐसे, ये मतलब 3Q और ये 6Q, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। मतलब ए पर जो है ना इस 6Q और ये 3Q और ये 6Q, तो ये जो टोटल हो जाएगा 6 + 3 9Q। तो यहाँ पे है ना 9Q डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा एक स्फीयर पर का चार्ज। तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आएगा तो उस टाइम है ना एक स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो ये हो जाएगा 9Q/2, ठीक है, या 4/5 उसको लिख सकते हो, 4.5Q 4.5। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब दोनों कांटेक्ट में होगा तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, आधा चार्ज इस पे और आधा चार्ज इस पे। तो इस पे अगर फोर्स कैलकुलेट करें है ना तो ये हो जाएगा K 3Q है ना 6Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। तो F का वैल्यू हो जाएगा, ये होगा 18 KQ²/r², ये हो जाएगा। और आप जब यहाँ पे फोर्स निकालेंगे इस केस में, तो इस केस में है ना F डैश का वैल्यू निकालेंगे तो एक ना दोनों पे चार्ज हो जाएगा K 9/2Q × 9/2Q और दोनों के बीच को है ना सेपरेशन, फिर दोनों को अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा K Q²/r² और ये हो जाएगा है ना 81/4 और ये हो जाएगा F डैश। तो आपको थोड़ा क्या याद रखना है कि चार्ज जब अलग अलग था तो फोर्स ये था, डिस्टेंस सेम था, और जब चार्ज को हम दोनों क्या किए, एक साथ कांटेक्ट में लाए फिर अलग कर। कांटेक्ट में जब लाएंगे तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। तो टोटल चार्ज हो गया था 9Q दोनों में डिवाइड हो जाएगा और 9/2Q और इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो मतलब ये हो जाएगा 81/4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। तो पहले जो फोर्स था, ठीक है, उस फोर्स का 81/4 KQ² क्या जाएगा, r²। तो इसके जगह हम पहले वाला फोर्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले वाला फोर्स का वैल्यू था 18 KQ, तो यहाँ पे अभी भी इसको ना यही छोड़ते हैं KQ²/r²। तो अगर हमसे नया फोर्स पूछेगा तो ये, ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच क्या कर सकते हैं, रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, F डैश और F। तो इक्वेशन में 1/2 कर देंगे, चाहे 2/1 F और F में क्या आ जाएगा, रिलेशन भी आ जाएगा। तो ये था टाइप 4। तो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो 4 टाइप के आते हैं और चारों टाइप हमने आपको डिस्कस कर दिया। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सुपरपोजिशन। तो देखते हैं बोर्ड पर सुपरपोजिशन क्या है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है किसी बॉडी या सिस्टम एक साथ ना बहुत सारा फोर्स, बहुत सारा चार्ज है ना वर्क करे, तो इस कंडीशन को बोला जाता है सुपरपोजिशन। तो मान लीजिए ना ये कोई है ना, ये एक कोई बॉडी है जिस पे है ना डिफरेंट टाइप का फोर्स वर्क कर रहा है ना। मान लीजिए ये F1, ठीक, ये F2, ठीक है, ये F3, ठीक है, ये F4, है ना, ये F5। इस तरह से है ना बहुत सारा फोर्स एक साथ इस पे वर्क कर रहा है। तो उस टाइम इसका रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप इसका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करिएगा तो ये फैक्टर फॉर्म में आएगा, F वेक्टर FR रिजल्टेंट फोर्स
तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, प्लस है ना सो ऑन। तो जितना भी फोर्स रहेगा सबको हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे, तो उस टाइम इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर पोजीशन, सुपर पोजीशन। तो फोर्स के केस में हम बोलेंगे सुपर पोजीशंस। तो इसमें जो नेट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स, उसी के हिसाब से इस बॉडी में क्या आएगा, मोशन आएगा। तो बाकी सब फोर्स के प्रेजेंस से इसको कोई लेना देना नहीं, नेट फोर्स पर डिपेंड करेगा इसका स्टेट। तो यही है सुपर पोजीशन। अब सुपर पोजीशन में ना डिफरेंट केसेज हो सकता है, 2 फोर्स हो, 3 फोर्स हो, है ना, 3 से ज़्यादा फोर्सेज हो। तो हम 1 बाय 1 सब डिस्कस करते हैं। आप बोर्ड पर देखिए, इसको मिटाते हैं यहाँ से। अब एक जनरल केस लेते हैं। अगर 2 फोर्स एक्ट करे किसी बॉडी पे, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, ये, और इस पे ना 2 फोर्स एक्ट करता है। तो 2 फोर्स जैसे ही एक्ट करेगा, मान लीजिए ये एक फोर्स है F1, ठीक है, और दूसरा फोर्स है F2। तो इन दोनों के बीच एक एंगल भी होगा, दोनों फोर्स के बीच का होगा एक एंगल होगा थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे जब आप रिजल्टेंट निकालेगा तो आपको लिखना पड़ेगा F1 स्क्वायर, ठीक है, F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब 2 फोर्स है ना किसी पॉइंट पे एक्ट करेगा, तो उन दोनों के बीच एक एंगल होगा थीटा। तो यहाँ पे ये जो cos थीटा है, उन्हीं दोनों फोर्स के बीच का एंगल होता है, और रिजल्टेंट का वैल्यू होता है रूट अंडर F1 स्क्वायर F2 2F1 F2 cos थीटा। तो इसमें अगर थीटा का वैल्यू आप है ना चेंज करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें एक स्पेशल केस हम लोग ले लेते हैं। cos थीटा में थीटा का वैल्यू ना 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। तो हम लोग इसको 90 डिग्री से भी बना सकते हैं, और है ना 90 से कम पे भी बना सकते हैं। तो अगर 90 से कम लीजिएगा तो तब भी इसका एक नेट वैल्यू आएगा। अगर हम ना थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते हैं, यहाँ पे लिखा पुटिंग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर आप इसको 90 डिग्री पे लीजिएगा तो एफ आर का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर, ठीक है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री। तो साइन 91 होता है और cos 90 0 होता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि है ना cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का, F1 F2 अगर बराबर, ये कंडीशन है, F1 इक्वल टू F2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, F मान लेंगे, तो उस केस में ये हो जाएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2F का स्क्वायर हो जाएगा, 2F का स्क्वायर का रूट, ये क्या हो जाएगा रूट 2F। तो इससे आपको क्या पता चला कि जब 2 सेम फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट करेगा तो उस टाइम रिजल्टेंट वैल्यू का रूट 2F, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना। अब इसी में यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं। इन दोनों फोर्स को हमने अभी सर्टेन एंगल पे ले रखा है, तो इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे पर भी हो सकता है। तो अगर आप 0 डिग्री का केस लीजिएगा, 0 डिग्री का, तो मान लीजिए ये F1 और F2 है ना, दोनों के बीच 0 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं, और है ना फॉर्मूला लिखते हैं F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 0 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू का पुट करेंगे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट करिएगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2F1 F2। तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1
F2 और इसका क्या हो जाएगा रूट। अगर दोनों फोर्स है ना एक जैसे हो, मतलब F1 बराबर F2, अगर ये ऐसा होता है F1 बराबर F2, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आपको है ना क्या करना है, अगर ये 0 होगा तो हम इसको बराबर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये f का स्क्वायर हो जाएगा, ये f का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2f का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल का वैल्यू हो जाएगा 4f का स्क्वायर। तो 4f का स्क्वायर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2f। तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2f के बराबर। तो हमने 0 डिग्री पर भी लेकर के देखा इसको, और है ना 90 डिग्री पर भी लेकर के देखा। तो आपको है ना इस तरह से जैसे वेक्टर सम करते हैं वैसे ही इसके साथ में है ना ये ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा हो सकता है ये है ना दोनों फोर्सेज है ना 120 डिग्री पर भी हो, ठीक, 120 डिग्री पर भी ये हो सकता है। तो 120 डिग्री पे मैक्सिमम 3 फोर्स लग सकता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप एक बात याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर या दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम, तो आप डायरेक्ट भी उसको F1 प्लस F2 कर सकते हैं। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो आप F1 में से F2 को घटा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मान लीजिए एक बॉडी है और इस पर हमने 3 फोर्स लगाया है ना इक्वल, तो ये 120 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 120 डिग्री होगा और ये भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो अगर आपने क्या किया है 120 डिग्री पे है ना सिंगल फोर्स लगा रखा है F1 F2 और F3, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। ये 0 तब होगा जब F1 F2 के बराबर होगा, F2 F3 के बराबर, तो उस टाइम में FR का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो इक्वल फोर्सेज जब इक्वल एंगल पे हो, इक्वल फोर्सेज जब इक्वल एंगल पे हो तो उस टाइम रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होता है 0। इस बात को आपको याद रखना, नहीं तो वेक्टर्स के थ्रू इसको रिजॉल्व कर लेंगे F1 F2 है ना, और थीटा का वैल्यू 120, ठीक है, एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद उस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या करेंगे F3 के साथ एडिशन, तब भी आपको नेट फोर्स क्या आएगा 0। तो ये 3 केस था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री है ना। तो और हमने सेम डायरेक्शन में बताया, सेम डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आर सेम, अगर सेम होगा तो आप याद रखिएगा इफ डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स आर सेम तो रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्ट जुड़ जाएगा F1 प्लस F2। अगर ये दोनों सेम रहा तो 2F। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ, इफ डायरेक्शंस ऑफ 2 वेक्टर्स आर अपोजिट, अगर ये अपोजिट होते हैं आपको याद रखना रिजल्टिंग फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F1 माइनस F2। तो अगर ये सेम रहेगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, F1 F2 के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन हम एक जनरल केस आपको बताएं, अगर यहाँ पे लिखा होगा F1 F2 के बराबर तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये 2F होगा। तो ये टोटल 5 केसेस थे जो आपको याद रखने, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, उसके बाद सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन और 120 डिग्री। इसके अलावा अगर आप इसको एक और केस बना सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। इसके अलावा एक और केस हो सकता है लेस देन 90 डिग्री। मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, इस पे है ना ये 2 वेक्टर है, ये F है, ठीक है, ये F है। तो आपको उस टाइम क्या करना होगा, इन दोनों का कंपोनेंट ड्रॉ करना होगा ऐसे। तो इस फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे, इस फोर्स को भी रिजॉल्व कर देंगे। तो जब इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करेगा और बोलेगा इन दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा, तो अभी ये थीटा होगा तो इसको F1 मान लीजिए, ये इसको ये थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ये भी थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसका है ना ये वाला जो कंपोनेंट है F1 का, ये कंपोनेंट x कंपोनेंट, इसका वैल्यू हो जाएगा F1 cos थीटा अपॉन 2, ठीक है, और इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा F1 sin थीटा अपॉन 2। ठीक इसी तरह से ये F2 है, इसका cos कंपोनेंट हो जाएगा F2
cos थीटा अपॉन 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा F2 sin थीटा अपॉन 2। अब क्या करेंगे नाउ, है ना, अगर ये है ना F1 F2 के बराबर है, नाउ F1 F2 के बराबर हो तो इसको F मान लेंगे, उस टाइम ये और ये है ना इक्वल है और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, दो फोर्स था, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आएगा, ठीक है, F1 cos थीटा F2 cos थीटा, दोनों का वैल्यू सेम, F1 cos थीटा अपॉन 2 F2 cos थीटा अपॉन 2, तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तो ये F cos थीटा अपॉन 2, ये भी F cos थीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2F cos थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा उस टाइम रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू। अब आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग थीटा यहाँ पे पुट करेंगे और अलग अलग वैल्यू आएगी। तो मान लीजिए एक बार थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करके देखिए, 0 डिग्री पुट करके जब देखिएगा तो ये 2F cos 0 अपॉन 2, तो आपको ये याद रखना है, तो ये हो जाएगा cos 0, cos sin 91 होता है ना, sin 0 0 होता है, यहाँ पे cos 0 है तो 1 होगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2F। ठीक इसी तरह से अगर आप है ना थीटा के वैल्यू इसको 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे आप ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमने इसको 60 डिग्री पे ले लिया, तो FR का वैल्यू हो जाएगा 2F cos 60 डिग्री अपॉन 2, तो ये cos 30 हो जाएगा, तो 2F है ना, cos 30 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो cos 30 का वैल्यू होता है ना तो √3/2, तो ये हो जाएगा F√3 है ना, या √3F, ठीक, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप इसको 90 डिग्री पे भी ले सकते हैं, तो 90 डिग्री पे ये हो जाएगा 2F है ना cos है ना 90 अपॉन 2 मतलब 45 डिग्री 2F है ना, ये हो जाएगा cos 45, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये है ना √2 से 2 कट जाएगा, √2F हो जाएगा, इसका वैल्यू √2F, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे और ये रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।